Regulation of acid-base balance. Acid-base balance. Acid-base balance is primarily concerned with two ions. कौन से ions के साथ ये primarily concerned होता है? Hydrogen ion and bicarbonate ions. Mainly इन two ions के साथ acid-base balance का concern होता है, ठीक है ना? Acid-base balance primarily controlled by regulation of hydrogen ions in the body fluids. हाइड्रोजन आयन के कंट्रोल, उसको कंट्रोल करके हम बॉडी के जो फ्लूइड्स है उसमें पीएच को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, स्पेशली ईसीएफ के अंदर, ठीक है। नॉर्मल पीएच, ये ग्राफ जो बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.4, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। उससे अगर ज्यादा होगी, इस साइड को जाएगी, तो उससे हम बोलते हैं अल्कलोसिस, ठीक है। अगर दूसरी साइड को जाएगी उसे हम बोलते हैं एसिडोसिस। यानी कि अगर पीएच कम होगी तो एसिडोसिस है, अगर पीएच बढ़ेगी तो अल्कलोसिस है। आप लोगों ने एफएससी में भी एक बात पढ़ी थी कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। वही चीज़ है इधर, ठीक है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर जो काम करने वाले एंजाइम्स हैं और बहुत से बॉडी फंक्शंस जो हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए पीएच को एक नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। वो नॉर्मल रेंज इधर कितनी है? 7.4। अगर उससे बढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं अल्कलोसिस। दैट कैन बी अक्यूट रिस्पिरेटरी, ठीक है। उसके बाद अक्यूट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्रोनिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर पीएच कम होगी। उसके बाद अक्यूट मेटाबॉलिक, यानी कि ये टाइप्स हम आगे पढ़ लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे इधर माइक ऑन करके बोल सकता है, ठीक है ना। और आपने आईडी और नेम इधर हर हर बंदा मैसेज कर छोड़े, ठीक है। अपना आईडी और नेम चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। एसिड बेस रेगुलेशन। एसिड्स क्या चीज़ हैं? एसिड्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटॉन डोनर। जो कोई प्रोटॉन डोनेट करें, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन डोनर जो हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। हाइड्रोजन containing substances which dissociate in solution to release hydrogen ion, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयन जो डोनेट करे उसे हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एसिड्स इंक्लूड, कौन कौन से एसिड्स हैं जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर? कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। अभी हम जिन एसिड्स की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं उनकी बात हो रही है। दीज एसिड्स आर डिजॉल्व्ड इन आवर बॉडी फ्लूइड्स। किस जगह पे पाए जाते हैं? बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बेसिस इंक्लूड बाइकार्बोनेट्स, जिसको हम HCO3 माइनस बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिसफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, HPO4 -2। एसिड बेस रेगुलेशन में आगे क्या चीज़ है? मेंटेनेंस ऑफ एन एक्सेप्टेबल पीएच रेंज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज अकम्प्लिश्ड बाय 3 mechanisms। एक्सेप्टेबल पीएच रेंज का मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम पीएच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हमारे ईसीएफ में मेंटेन रखने के लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं: केमिकल बफर्स, रिस्पिरेटरी रेगुलेशन एंड रीनल रेगुलेशन। केमिकल बफर जो होते हैं वो बहुत ही रैपिडली एक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी चेंज हुआ हमारे पीएच के अंदर, वो उसी वक्त एक्ट करेंगे और उस पीएच को दोबारा नॉर्मल पे लेके आएंगे। रिस्पिरेटरी रेगुलेशन रिएक्ट्स रैपिडली सेकंड टू मिनट्स, यानी कि ये भी रैपिडली एक्ट करेगी रिस्पिरेटरी रेगुलेशन जो है। अगर कोई भी एसिड बेस में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसके बाद रीनल रेगुलेशन रिएक्ट स्लोली मिनट्स आवर्स, यानी कि ये मैकेनिज्म सबसे स्लो है। सबसे फास्ट मैकेनिज्म है केमिकल बफर, मीडियम पे आ जाता है रिस्पिरेटरी, और सबसे जो स्लो है वो रीनल रेगुलेशन है। केमिकल बफर्स, द बॉडी यूजेस पीएच बफर
in the blood to guard against sudden changes in acidity। जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी पीएच है, वो ब्लड के अंदर जो केमिकल बफर्स हैं उनको यूज करती है ताकि ब्लड के अंदर जो सडन पीएच की चेंजेस हैं उसको रोक सकें। अब पीएच बफर वर्क्स केमिकली टू मिनिमाइज चेंज इन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। काम बफर आप लोगों ने एफएससी की क्लास में भी पढ़ा है कि बफर का काम क्या होता है कि उसने सडन चेंज जो होता है ना पीएच में उसको रोकना होता है। यानी कि अगर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो वीक बेसिस जो होंगी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके दोबारा जो पीएच है उसको नॉर्मल पे लेके आएंगी। अगर अल्कलोसिस हो रही है यानी कि अल्कली इंक्रीज हो रही है तो वीक एसिड्स क्या करेंगे कि प्रोटॉन डोनेट करेंगे और उस अल्कली को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करके पीएच को दोबारा नॉर्मल पे लेके आएंगे। ये ही काम केमिकल बफर हमारे बॉडी में कर रहे हैं। ठीक है। रिस्पिरेटरी रेगुलेशन। अब कैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम पीएच को कैसे रेगुलेट करता है? Carbon dioxide is an important byproduct of the metabolism and is constantly produced by the cell। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसकी बाई प्रोडक्ट है। ठीक है ना, उसका वेस्ट है जो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि हर टाइम पे हम सांस भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है। एट टिश्यू लेवल हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रही है। ये एक बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म की। द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स वेयर इट इज एक्सहेल्ड। यानी कि जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हमारे लंग्स में लेके आता है, यहाँ से ये बाहर एक्सहेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जस्ट लाइक एन एसिड। अगर इसकी जिस्म के अंदर हाइपर कैपनिया होगा मींस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी तो उसको हम रिस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, अगर इसकी मिकदार कम होगी यानी कि नॉर्मल से तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैपनिया मींस कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी, उसे रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस बोलते हैं। आगे इनकी डिटेल आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। Kidney regulation. Excess acid is excreted by the kidney largely in the form of ammonia। जो एसिड होता है, ठीक है ना, किडनी से अमोनिया की फॉर्म में सेक्रीट होगा। उसके अलावा हाइड्रोजन की आयन में एक्सक्रीट हो रहा होता है। ठीक है ना। The kidneys have some ability to alter the amount of acid or base that is excreted, but this generally takes several days। किडनी का जो काम होता है यानी कि वो बहुत स्लोली एक्ट करती है। ठीक है, लेकिन पायदार काम होता है, यानी कि इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे एज कंपेयर टू केमिकल बफर और रिस्पिरेटरी रेगुलेशन। ठीक है ना, किडनी जो भी काम करेगा उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ठीक है, इसको काम करने में देर लगेगी यानी कि ये स्लोली काम करेगा, स्लोली वर्क करेगा, लेकिन इसकी वजह से जो चेंजेस आएंगी वो देर पाऊंगी। एसिड बेस रेगुलेशन। Enzymes, hormones, ion distribution are all affected by the hydrogen ion concentration। वही सेम चीज के हर चीज जो है एंजाइम्स हों, हार्मोन हो, आयंस हों, वो एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो अगर उनको वही पीएच प्रोवाइड नहीं की जाए तो फिर उनके जो नॉर्मल वर्किंग होती है वो फिर स्टॉप हो जाती है। ठीक है ना, कहाँ पे कितनी पीएच होती है ये इधर बताया गया। ठीक है ना, कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से दूसरे आयंस किस किस एरिया में होंगे, ये इधर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इस टेबल को एक मरतबा देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है कि एंजाइम्स, हार्मोन्स हमारी बॉडी के मोस्टली जो फंक्शंस हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी दोबारा उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जो हमारी बॉडी की पीएच है वो 3 सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल हो रही है। केमिकल बफर, ठीक है, उसके बाद रिस्पिरेटरी कंट्रोल है और उसके बाद किडनी का कंट्रोल है। ठीक है, 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। केमिकल एसिड बेस बफरिंग by the body fluids that immediately combine with acids or base to prevent excessive changes in the pH। जो एसिड बेस बफरिंग सिस्टम है,
ठीक है ना। उसने काम क्या करना है कि हमारे जिस्म के अंदर अगर एसिड इंक्रीज हुआ है या बेस इंक्रीज हुई है तो रैपिडली एक्ट करेगा और उस चेंज को उसी वक्त न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। दोबारा पीएच को उसी रेंज में ले आएगा, यानी कि पीएच अगर थोड़ी सी बड़ी है तब भी उसे नॉर्मल 7.4 पे ले आएगा, अगर कम हुई है तब भी उसे न्यूट्रलाइज करके 7.4 पे ले आएगा। वीक एसिड्स और वीक बेसिस होती हैं जो कि ये काम कर रही होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स द रिमूवल ऑफ वोलाटाइल कार्बन डाइऑक्साइड। वोलाटाइल का मतलब होता है जो गैस की फॉर्म में हो, ठीक है ना। volatile carbon dioxide as a gas in the expired air from the plasma and therefore also regulates bicarbonate from the body fluids via the pulmonary circulation. This response occurs in minutes. यानी कि रिस्पिरेटरी सेंटर ने क्या करना होता है, वोलाटाइल कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको एक्सपायर करना है, ठीक है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे रिस्पिरेटरी सेंटर तक किस तरह पहुंचती है, टिश्यू लेवल से। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उस जगह पे होगा, ठीक है। वहां से क्या करेगी कि आरबीसी के अंदर जाएगी, ठीक है। आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बाद में फिर डिसोसिएट होगा और बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह होता है। सबसे पहले टिश्यू लेवल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, ठीक है, वो प्लस वाटर H2O, सॉरी H2O, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, टिश्यू लेवल पे भी हो रहा होता है और लंग लेवल पे भी हो रहा होता है, ठीक है। ये किस चीज़ में इसको कन्वर्ट कर देगा, H2CO3 में, ठीक है। ये भी आगे रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा होता है जो कि दोनों साइड पे चल रहा होता है, ठीक है। ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव आयन में। ये आवाज़ आ रही है किसी बच्चे की, काइंडली अपना माइक स्विच ऑफ करें। H पॉजिटिव प्लस सॉरी H3 HCO3 सॉरी HC इधर दिखा नहीं जा रहा, वो थोड़ा इशू है, इधर 3 नहीं आना, ठीक है। HCO3 -1 या -1 नहीं भी लिखना, HCO3 नेगेटिव आप सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और H2CO3 बना देंगे, यानी कि कार्बोनिक एसिड बना देंगे। वो आगे फर्दर डिसोसिएट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन और HCO3 नेगेटिव यानी कि कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। जब लंग्स में जाएगा यही प्रोसेस रिवर्स होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा और कार्बोनिक एसिड से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाएगी। बात की समझ आई है या दोबारा एक मरतबा बोलूं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इस साइड पे एट द टिश्यू लेवल फर्स्ट, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, और उससे वो आगे डिसोसिएट होके फर्दर बनाएगा क्योंकि कार्बोनिक एसिड को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता ब्लड से उधर लंग्स तक, ठीक है। उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको दोबारा मज़ीद डिसोसिएट करना पड़ता है कि हाइड्रोजन आयन में और कार्बोनिक एसिड में HCO3 नेगेटिव में, ठीक है। HCO3 नेगेटिव ब्लड में चला जाता है और हाइड्रोजन आयन फिर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। उसके बाद जब लंग्स में पहुंचता है, ठीक है, तो दोबारा क्या करता है कि कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन मिल के कार्बोनिक
एसिड बना देंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये ही प्रोसेस इधर को जाएगा, ठीक है, रिवर्स होगा, और कार्बोनिक एसिड दोबारा कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि सेम प्रोसेस जो कि टिश्यू लेवल पे हो रहा था वो इधर आके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी किडनीज, the kidneys which can excrete either acid or alkaline urine, ठीक है। एसिड और अल्कलाइन यूरिन उसी सूरत में करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर जिस्म के अंदर अल्कलोसिस है तो अल्कली को बाहर एक्सक्रीट करेंगे और एसिड को रीअब्जॉर्ब करेंगे, हाइड्रोजन आयंस को रीअब्जॉर्ब करेंगे और बाइकार्बोनेट HCO3 आयंस को क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे, ठीक है, अगर अल्कलोसिस है। अगर एसिडोसिस है तो HCO3 को कंजर्व करेंगे और प्रोड्यूस भी करेंगे, क्योंकि जो किडनी सेल्स हैं वहां से हाइड्रोजन आयन HCO3 जो होता है वो प्रोड्यूस भी होता है और हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेंगे। यानी कि अगर एसिडोसिस होगी जिस्म के अंदर तो एसिड को बाहर निकालेंगे और अल्कली को रोक के रखेंगे। अगर अल्कलोसिस होगी तो अल्कली को बाहर निकालेंगे और एसिड को जिस्म के अंदर रिटेन करेंगे, रोक के रखेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। समझ भी आ रही है? यस सर। सर ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है? कौन से वाले? नहीं नहीं नहीं, ये जब किडनी के एक्ट करेगी तो ऑफ कोर्स जब पीएच होगी, पीएच डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करेगी, फीडबैक मैकेनिज्म आप कह सकते हो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ओके वो सर। चीज़ नहीं है, उस पे हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हार्मोन्स फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये पीएच डायरेक्टली इनको स्टिमुलेट करेगी ना। अगर पीएच बढ़ गई है तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी, ठीक है। अगर पीएच बढ़ी है तो जो केमिकल बफर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उधर ही बफर पड़े होते हैं हमारे ब्लड के अंदर ही, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो काम क्या करना है कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके या हाइड्रोजन आयन को डोनेट करके, ठीक है, अगर बड़ी है तो एक्सेप्ट करेंगे ताकि हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज कर दें और पीएच को दोबारा नॉर्मल पे ले आएँ। लेकिन अगर पीएच कम हो गई, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कमी होगी, अल्कलोसिस हो गई है, तो जो प्रोटीन्स हैं उनके पास हाइड्रोजन आयन उनके साथ बाइंड होते हैं, उनको रिलीज करेंगे ताकि दोबारा जो पीएच है नॉर्मल पे आ जाए, ठीक है। और इसी तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रिटेन करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी वजह से बाहर नहीं जा रही, तो उसकी वजह से रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। अगर हम यानी कि किसी भी वजह से हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फ्लश आउट हमने कर दिया ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, तो उसको हम रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहेंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ गैस आप कंसीडर कर सकते हो, ओ एज अ एसिड कंसीडर कर सकते हो। अगर ज़्यादा बाहर चला गया तो अल्कलोसिस हो जाएगा, अगर ज़्यादा जिस्म के अंदर रह गया तो एसिडोसिस का करवाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो किडनी है, किडनी ने काम क्या करना है कि अगर एसिडोसिस हो गई है तो उसने जो अल्कली है, ठीक है, उसको बाहर निकालना, एसिड को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा और अल्कली को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अगर अल्कलोसिस हो गया है तो अल्कली को बाहर निकालेगा और एसिड को रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एसिड्स आर बीइंग क्रिएटेड कॉन्स्टेंटली थ्रू मेटाबॉलिज्म, जो एसिड्स हैं वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोड्यूसेस फास्फोरिक एसिड, जो प्रोटीन्स है उसकी ब्रेकडाउन से फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, आप लोगों ने क्रेब साइकिल पढ़ा हुआ है एफएससी में, उसमें भी आपको पता है कि जब एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगी ग्लूकोज की तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड। फैट मेटाबॉलिज्म यील्ड्स ऑर्गेनिक एसिड एंड कीटोन बॉडीज, जो फैट है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। जब भी फैट की मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, उससे
फैट की मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज बनेगी और ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन एसिड ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड as bicarbonate leads to a release of hydrogen ion, ठीक है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है, मैंने आपको बताया है कि उसको पहले कार्बोनिक एसिड और वहां से फिर उसको डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में चेंज किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन हम रिलीज करते हैं, तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन है वो ऑलवेज इट्स एन एसिड, तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज अ एसिड कंसीडर करते हैं क्योंकि ये एसिड रिलीज करवाती है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। एसिडोसिस या अल्कलोसिस क्या चीज है? एन एबनॉर्मेलिटी इन वन और मोर ऑफ द पीएच कंट्रोल मैकेनिज्म्स कैन कॉज वन ऑफ द टू मेजर डिस्टर्बेंसेस इन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। यानी कि जो पीएच को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म है, जैसा कि बफर सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद रिस्पिरेटरी सेंटर है, उसके बाद किडनीज हैं, ठीक है। उनमें से एक या एक से ज़्यादा मैकेनिज्म अगर उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है, उनमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए जो और वो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल ना कर सकें, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी उसको हम या तो एसिडोसिस बोलेंगे, यानी कि अगर पीएच कम हो जाएगी, ठीक है, 7.4 से, अगर 7.4 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम अल्कलोसिस बोलेंगे, ठीक है। उनकी अबनॉर्मेलिटी की वजह से और वो पीएच को जब हैंडल नहीं कर सकेंगे तो पीएच ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट करेगी, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है, तो उसको हम एसिडोसिस या अल्कलोसिस बोलेंगे। Buffers. A buffer is a combination of chemical in solutions that resist any significant change in pH, able to bind or release free hydrogen ion. ये केमिकल्स का एक कम्बिनेशन होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। काम इसका क्या है कि इसने पीएच में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करना है, ठीक है। पीएच में कोई भी चेंज आ रही है उसके खिलाफ इसने रेजिस्ट करना है, उसको होने से रोकना है, उस पीएच को यानी कि चेंज होने से रोकना है। एबल टू बाइंड और रिलीज, ये इस काबिल होता है कि या तो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले या डोनेट कर ले, ठीक है, उसको हम बफर बोलते हैं। बफरिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द फ्लक्चुएशन इन द पीएच। बफरिंग सिस्टम ने क्या करना होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है, पीएच में फ्लक्चुएशन को। फॉस्फेट बफर हैं, प्रोटीन बफर हैं और बाइकार्बोनेट सिस्टम बफर सिस्टम है, ठीक है। ये तीन बफर हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। हमारे ब्लड के अंदर जब भी हम बात करेंगे इन तीन बफर्स को किसी ने नहीं बोलना, फॉस्फेट बफर, प्रोटीन और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। फॉस्फेट बफर सिस्टम, it is mainly intracellular buffer and a renal tubular buffer। क्या है ये इंट्रासेलुलर और रीनल ट्यूब्यूल? मेनली रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में आपने इससे याद रखना है कि फॉस्फेट किधर होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। इट्स कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज वेरी लो। प्लाज्मा यानी कि ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, लेकिन मेनली किडनी के अंदर होगा या सेल के अंदर होगा। किडनीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये यूरिन को अल्कलाइन या एसिडिफिकेशन के लिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The phosphate buffer system operates in the internal fluid of all cells। वही सेम चीज के सेल्स के अंदर होगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसमें ऑपरेट करेगा बफर एज अ बफर, ठीक है। कोई भी उनमें चेंज होगी तो उसको रेजिस्ट करेगा। दिस बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस H2PO4 नेगेटिव एज हाइड्रोजन आयन डोनर, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो H2PO4 है ये हाइड्रोजन आयन डोनर है, एसिड है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन HPO4 2 नेगेटिव, ठीक है। H2PO4 जो है वो हाइड्रोजन आयन डोनर है, ठीक है, उसने डोनेट करना है जिसमें 2 हाइड्रोजन आयन है, H2 है, ठीक है। जो HPO4 2 नेगेटिव है यानी कि जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन है, एज अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर ये एक्ट करेगा एज अ बेस,
ठीक है। these two ions are in equilibrium with each other as indicated by the chemical equation below। यानी कि सेल के अंदर और किडनी के सेल के अंदर ये आयंस एक इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है। अगर एसिड बढ़ेगा तो HPO4 2 नेगेटिव एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ये एसिड वाला जो हाइड्रोजन आयन होगा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर बेस बढ़ गई है तो H2PO4 क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, उस बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। ये दोनों आयन क्या होते हैं, एक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है ना सबको। If additional hydrogen ion enter the सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, अगर यानी कि हाइड्रोजन आयन कहीं से ज़्यादा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इंटर हो जाएं, दे आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन विद HPO4 2 नेगेटिव। वही चीज़ के हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर जो है, जो बेस है, यानी कि ये वाली बेस है, ठीक है, ये वाली बेस है और ये वाला एसिड है। अगर हाइड्रोजन आयन कहीं से सेल के अंदर इंटर हो गया तो वो इसके अंदर ऐड होके H2PO4 बना देगा। ठीक है। अगर किसी वजह से हाइड्रोजन आयन की कमी हो गई है, यानी कि पीएच बढ़ गई है, अल्कलोसिस हो गया है, तो H2PO4 क्या करेगा, इस साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है। और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके HPO4 2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा। समझ आ गई है। इफ एडिशनल हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन जो कि एक बेस है वो आ जाए इंटर इन द सेलुलर फ्लूइड, दे रिएक्ट विद H2PO4 नेगेटिव प्रोड्यूसिंग HPO4 2 नेगेटिव एंड शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टू द राइट। सिंपल सी चीज़ है कि ये वाला क्या चीज़ है, ये एसिड है और HPO4 2 नेगेटिव ये बेस है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन को बेस एक्सेप्ट करती है। ठीक है। अगर बेस यानी कि OH नेगेटिव अगर आ जाए, हाइड्रोक्सल आयन जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाए, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो H2PO4 नेगेटिव है, ये एक हाइड्रोजन आयन दे देगा। वो हाइड्रोजन आयन OH नेगेटिव के साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक है। और जो pH में चेंज आई है वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी। समझ आ रही है। इस बात की समझ आई है या दोबारा एक्सप्लेन कर दूं उसे? जल्दी बताएं, जल्दी। यस सर। जिसको समझ ना आए वो माइक ऑन करके दोबारा दोबारा कर दूं। फॉस्फेट बफर में दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो ये वाला है H2PO4 जिसमें दो हाइड्रोजन आयन है, वो एसिड है। ठीक है। यानी कि जिसमें दो हाइड्रोजन आयन है वो एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, वो हाइड्रोजन आयन डोनर है। जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है वो क्या चीज़ होती है, एसिड होता है। ठीक है। जब भी कोई हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, जिसको हम अल्कली बोलते हैं, वो सेल के अंदर इंटर होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला जो एसिड है वो एक आयन डोनेट कर देगा। ठीक है। एक आयन दे देगा। वो हाइड्रोजन आयन इस OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा और pH दोबारा उसी लेवल पे आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद अगर जिस्म के अंदर एसिड आ गया है, यानी कि सेल के अंदर किसी जगह से एसिड आया है, ठीक है, उस एसिड को नलीफाई करने के लिए, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए HPO4 2 नेगेटिव उस एसिड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद चेंज हो जाएगा H2PO4 में। ठीक है। इसमें चेंज हो जाएगा तो दोबारा जो चेंज है फिर वो उसी जगह पे आगे नलीफाई होगी, न्यूट्रलाइज होगी। समझ आ गई अभी? समझ आ गई या दोबारा फिर एक्सप्लेन करूं? जी सर। चलें जी। समझ आ गई। फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। ये मिलके क्या बनाएगा, इक्वेशन को आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है। सोडियम रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन को, एक सोडियम रिमूव होके जो हाइड्रोजन आयन आया है, ठीक है, ये एक वीक बेस है। ठीक है।
जब भी एक हाइड्रोजन आयन आया है, यानी कि एक एसिड आया है, तो ये एक सोडियम आयन को रिमूव करके उस एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे, यानी कि उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द इंटरसेलुलर बफर, ये एक इम्पोर्टेंट इंटरसेलुलर बफर है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो फॉस्फेट है वो इंट्रासेलुलर बफर है। कहाँ पे होगा? जो बॉडी के सेल्स हैं उस जगह पे होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली और किडनी सेल्स के अंदर होगा, ठीक है। मीटिंग ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें काइंडली। अटेंडेंस सब लोगों ने लगा दी है ना? कोई बच्चा रह तो नहीं गया? कोई भी अपनी अटेंडेंस मिस नहीं करे। अपना नेम और आईडी चैट बॉक्स में मैसेज करते हैं, ठीक है। मैं मीटिंग एंड करके दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो काइंडली सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। एंड पे मैं सुनना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके सर। चलें ठीक है जी, मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। शाबाश, आ जाएं।